आधुनिक भारत के इस सेशन में आपका बहुत-बहुत स्वागत है। हेलो गाइस, नमस्कार, वेलकम बैक। ये बीपीएससी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है, जितने भी अभी तक के एग्जाम में पूछे गए हैं 2000 तक। तो इस सेशन का हम शुरुआत करते हैं। ये मॉडर्न हिस्ट्री का सेशन है। मिडिवल हिस्ट्री ऑलरेडी अपलोड हो चुका है, 2 सेशन में है। ये मॉडर्न हिस्ट्री आपको बिहार एसएससी, बिहार एसआई, बिहार पुलिस, बीपीएससी जो भी वैकेंसी आने वाली है 3.0 एग्जाम, जिसमें आपका यूजफुल है मॉडर्न हिस्ट्री। तो बिना विलंब के आइए शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन सी अल्मीडा। ठीक है, क्वेश्चन को ध्यान से टिक करना है। आइए इसके डिस्कशन पे हम लोग देखते हैं। भारत में पुर्तगाली वायसराय के रूप में फ्रांसीसी डी अल्मीडा 1500 से 1509 तक उसका आगमन हुआ था। ठीक है, वो 1505 ईस्वी में पहुंचा ने टर्की, गुजरात तथा मिस्र की संयुक्त सेना को पराजित कर द्वीप पर अधिकार कर लिया। ये क्वेश्चन पूछता है कि द्वीप पर अधिकार किसने किया? तो अल्मीडा ने। द्वीप पर कब्जा के बाद पुर्तगाली हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंज द्वीप में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन को राजगद्दी के उत्तराधिकारी के रूप में उत्तराधिकारी की समस्या का समाधान किया। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 2। बंगाली खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? तो ऑप्शन नंबर सी पुर्तगाली करते थे। पुर्तगाली करते थे आपका बंगाली खाड़ी में डकैती उपयोग। ठीक है, तो यहाँ पे वही चीज लिखा हुआ है, बंगाल खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डे के रूप में पुर्तगाली द्वारा इस्तेमाल था। क्वेश्चन नंबर 3। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? तो ऑप्शन ए हॉकिंस। ठीक है, अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि के रूप में सम्मानित किया? तो हॉकिंस को किया। इसका डिस्कशन देखिए क्वेश्चन नंबर 3 का। हॉकिंस ईस्ट इंडिया कंपनी का एक कर्मचारी तथा व्यापारी था। वह बादशाह जहांगीर के नाम इंग्लैंड का राजा जेम्स प्रथम को पत्र लेकर 1608 में सूरत पहुंचा था। ठीक है ना, पत्र नाम था आपका, जहांगीर के नाम से पत्र था, लेकिन वो जब पहुंचा तो यहाँ पे अकबर का शासन शुरू हो गया था। जेम्स प्रथम का पत्र लेकर 1608 ईस्वी में सूरत पहुंचा। अप्रैल 1608 में वो आगरा में मुगल सम्राट जहांगीर से भेंट की। जहांगीर ने हॉकिंस को 400 का मनसब तथा फिरंगी खा अथवा इंग्लिश खा की उपाधि दी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन कमीशन के द्वारा, इसे तो आपको ऑलरेडी करना ही चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4, भारत में 16 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? तो ऑप्शन डी सूरत में स्थापित की। भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में स्थापित की। ठीक है, आगे देखिए। कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार 8 ईस्वी में पहुंचा। ठीक है, कैप्टन विलियम हॉकिंस सूरत से मुगल दरबार पहुंचा, किंतु सूरत में फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं हो सका। ठीक है, पहली बार जब गया तो उसको वहां से परमिशन नहीं मिला मुगल दरबार से। 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा। ठीक है, स्वाली मुगल गवर्नर से वहां व्यापार करने की अनुमति पाने में सफल हो गया। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली के अधिकार को निरंतरता से भंग कर दिया। कैप्टन बेस्ट के द्वारा जो है सूरत का जो पोर्ट था, सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली के अधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया, उसका जो मोनोपोली था उसको भंग कर दिया। इसके बाद जहांगीर के शाही फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया तथा शीघ्र ही अहमदाबाद अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में सहयोगी फैक्ट्री स्थापित की। और बुरहानपुर आपका एमपी में पड़ता है। इसे दक्षिण का प्रवेश द्वार बोलते हैं। इसे हम दक्षिणी भारत का प्रवेश द्वार बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? किस मुगल शासक के समय सर थॉमस रो भारत आया था? ये हो जाएगा ऑप्शन सी जहांगीर के समय। सर थॉमस रो ब्रिटेन के राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में सितंबर 1615 में सूरत पहुंचा। कब पहुंचा? 1615 में, डेट भी आपको ध्यान रखना है। तथा जनवरी 1616 में वो अजमेर में मुगल शासक जहांगीर के दरबार में उपस्थित हुआ। तो सर थॉमस रो ब्रिटेन से राजा जेम्स प्रथम के दूत के रूप में आया था। क्वेश्चन नंबर 6, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? तो ऑप्शन बी 1632 में। 1632 में। अभी आप जो देख रहे हैं जितना भी पटना कॉलेज के आसपास का जो एरिया बना हुआ है, सब डच ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा बनाया गया है। पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर इतिहास किसी भी पुस्तक या अन्य 1632 में पटना में डच फैक्ट्री की स्थापना का कोई प्रमाण हमें नहीं प्राप्त हो सका है, किंतु बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा निरंतर यह प्रश्न पूछा जाता है और इसका उत्तर 1632 मान लिया गया है। कमीशन के द्वारा 1632 मान लिया गया है। आइए अगले प्रश्न संख्या 7 पे। ठीक है, कुछ यहाँ पे और लिखा हुआ है, कुछ अप्रमाणित स्रोत से यह प्राप्त होता है कि सर्वप्रथम डचों ने पटना कॉलेज में उसकी उत्तरी इमारत में 1632 ईस्वी में डच फैक्ट्री की स्थापना की। इनकी रुचि सूती वस्त्र, चीनी, सोरा, अफीम आदि से संबंधित व्यापार में थी। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? ऑप्शन डी हो जाएगा अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अधिग्रहण। ठीक है, अंग्रेजी द्वारा, जो अंग्रेज थे उनके द्वारा फ्रांसीसी जहाज का अपहरण कर लिया गया था।
यही मेन कारण था प्रथम कर्नाटक युद्ध का, तत्कालिक कारण था। यहाँ पे ध्यान से देखिए। कर्नाटक का प्रथम युद्ध कब हुआ? 1746 से 48। ये डेट भी आपको ध्यान रखना है क्योंकि मिलान करने में आता है। 1746 से 48। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार युद्ध जो 1740 ईस्वी में आरंभ हुआ था का विस्तार मात्र था। गृह सरकारों की आज्ञा के विरुद्ध ही दोनों दल अंग्रेजी और फ्रांसीसी में 1740 में युद्ध आरंभ हो गया। ठीक है, जो तत्कालिक कारण था आपका अपहरण करना, और 1740 में ही इसका मतलब आपका उत्तराधिकार को लेकर युद्ध आरंभ हो गया था। और आगे चलकर दोनों दलों अंग्रेज और फ्रांसीसी में 1740 में युद्ध आरंभ हो गया प्रॉपर तरीका से। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में, अंग्रेज की तरफ से कैप्टन कौन कौन थे? बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना द्वारा कुछ फ्रांसीसी जहाजों पर अधिकार कर लेना युद्ध का तत्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय ही कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन ने महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा। यहाँ से महफूज खां के नेतृत्व में 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेजा गया। ठीक है, कैप्टन पैराडाइज के नेतृत्व में फ्रांसीसी सेना ने अद्यार नदी के स्थित सेंट थोमे नामक स्थान पर नवाब को पराजित किया। ठीक है, इस जगह पे नवाब को पराजित किया गया और यूरोप में युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध भी समाप्त हो गया। एक्सला-शापेल की संधि, ये क्वेश्चन पूछता है प्रथम कर्नाटक युद्ध का समापन किससे हुआ? तो एक्सला-शापेल की संधि का हुआ 1748 में। ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का युद्ध समाप्त हो गया तथा मद्रास अंग्रेजों को पुनः वापस हो गया। कर्नाटक का प्रथम युद्ध सेंट थोमे के युद्ध के लिए स्मरणीय है। तो सेंट थोमे का युद्ध भी इससे रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 8, 1760 में प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? पहला क्वेश्चन तो यही है कि वांडीवास का जो युद्ध है वो कब हुआ? तो 1760 में हुआ। ठीक है, 1760 में। तो पूछा गया है कि प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रांसीसी के खिलाफ लड़ा गया। 18वीं शताब्दी में भारत में लड़े गए प्रश्नगत युद्धों का सही कालानुक्रम इस प्रकार है, जो ऑप्शन में दिया गया है। अंबर का युद्ध 1749 याद रखना है। 1748 में समापन के बाद ही 1749 में अंबर का युद्ध स्टार्ट होता है। मुजफ्फर जंग चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेनाओं ने वेल्लूर के समीप अंबर या अंबूर नामक स्थान पर कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। ठीक है, मुजफ्फर जंग और चंदा साहब और फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना, ये तीनों लोग मिलकर वेल्लूर के समीप अंबर नामक स्थान जो है वहाँ पे कर्नाटक के नवाब थे अनवरुद्दीन को पराजित कर उसकी हत्या कर दी। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन गया। ठीक है, वो दक्कन का सूबेदार बन गया। इस उपलक्ष्य में उसने अपने हितकारी डुप्ले को कृष्णा नदी के दक्षिण भाग के मुगल प्रदेशों का गवर्नर नियुक्त कर दिया तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिले भी फ्रांसीसी को दे दिए। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के नेतृत्व में हैदराबाद में तैनात कर दी गई। ठीक है, आगे देखिए प्लासी का युद्ध। प्लासी का युद्ध जो है अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के मध्य युद्ध के परिणाम स्वरूप अंग्रेज को पूरे बंगाल पर नियंत्रण मिल गया। इस युद्ध के बाद पूरे बंगाल पर नियंत्रण हो गया। क्लाइव ने मीर जाफर को बंगाल का नया नवाब बनाया। ठीक है, नवाब बनने के बाद मीर जाफर ने अंग्रेजों को उनकी सेवाओं के लिए 24 परगनों की जिम्मेदारी से पुरस्कृत किया और क्लाइव को 2,34,000 पाउंड की निजी भेंट दी। आगे देखिए वांडीवास का युद्ध कब हुआ है? जनवरी 1760। वांडीवास का युद्ध कब हुआ है? जनवरी 1760। अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों के मध्य युद्ध में फ्रांसीसी पराजित हुए। अंग्रेजी सेना का नेतृत्व सर आयरकुट, अंग्रेजी सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजी सेना का आयरकुट, जबकि फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व काउंट डी लाली। आयरकुट और लाली, आयरकुट थे अंग्रेज की तरफ से और लाली थे फ्रांसीसी की तरफ से किया गया। आगे देखिए बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध अक्टूबर 1764 में हुआ है। अक्टूबर 1764 में इसमें आपका मीर कासिम थे एक तरफ से मीर कासिम, फिर अवध के नवाब सुजाउद्दौला, ध्यान रखना है सिराजुद्दौला नहीं है, सुजाउद्दौला है। ठीक है, वह मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना तथा अंग्रेज के मध्य हुआ। एक तरफ केवल अंग्रेज थे। ठीक है, एक तरफ अंग्रेज थे, दूसरे तरफ से देखिए आपका कौन था? मीर कासिम, अवध के नवाब सुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना थी तथा अंग्रेज के मध्य हुआ। युद्ध में अंग्रेज विजयी रहे। इस युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व हेक्टर मुनरो ने किया। ठीक है, बक्सर के युद्ध के ने प्लासी के निर्णयों पर मुहर लगा दी। क्वेश्चन नंबर 9, निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वाली के स्थान पर हराया था? ऑप्शन बी थॉमस बेस्ट। स्वाली जगह है, अभी पढ़े हम लोग। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली कहाँ पे है? गुजरात में, सूरत के समीप। तो 1611 ईस्वी में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद कैप्टन मिडल्टन सूरत के समीप स्वाली पहुंचा और मुगल गवर्नर से यहाँ व्यापार करने की अनुमति लेने में सफल हो गया। ठीक है, वो परमिशन लेने गया था और वहाँ पर अनुमति लेने में व्यापार करने के लिए वो हो गया सफल। कैप्टन बेस्ट द्वारा सूरत के बंदरगाह की विजय ने पुर्तगाली एकाधिकार की निरंतरता को भंग कर दिया
तथा सूरत में अस्थायी रूप से एक फैक्ट्री स्थापित की। यहाँ से अंग्रेजों ने अपने व्यापार को देश के दूसरे भागों में फैलाया और शीघ्र ही अहमदाबाद, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा की सहयोगी फैक्ट्रियाँ स्थापित की। क्वेश्चन नंबर 10, उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। ऑप्शन नंबर ए, बिहार। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था, तो हो गया बिहार। क्वेश्चन नंबर 11, अंग्रेजी शासनकाल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए, बिहार। 12 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया। उप दीवान किसे बनाया, इसका देखिए 12 नंबर का ऑप्शन ए, इलाहाबाद की दो संधि हुई थी, आप जानते हैं, ठीक ना, एक 12 अगस्त को, एक 15 अगस्त को, 12 एक 12 एक 16। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार भगोड़े सम्राट शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में ले लिया गया था। जब युद्ध समाप्त हुआ तो अंग्रेज लोग बक्सर के युद्ध में जीत गए थे और उसके बाद शाह आलम जो सम्राट था दिल्ली में जो शासन कर रहा था उसको वो लोग अपने संरक्षण में गिरफ्तार कर लिए तथा उसे इलाहाबाद में रखा गया। शाह आलम ने अपने 12 अगस्त के फरमान द्वारा कंपनी को बंगाल, जो पहला संधि हुआ था 12 अगस्त को, 12 से जो पहला संधि हुआ था उस संधि के तहत बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अस्थायी रूप से दे दी गई थी, ठीक है, परमानेंट रूप से दे दिया गया, जिसके बदले कंपनी सम्राट को 26 लाख रुपया देगी तथा निजामत के व्यय के लिए 53 लाख रुपया देगी। इस समय कंपनी सीधे कर संग्रह करने का भार न तो लेना चाहती थी और न ही उसके पास ऐसी क्षमता थी। उस समय उतना सेटल्ड नहीं था अंग्रेज, लेकिन वो ना तो उसके लिए वो पैसा कलेक्ट करना चाह रहा था और ना ही उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना चाह रहा था। कंपनी ने दीवानी कार्य के लिए 2 उप दीवान बनाए, ठीक है, इस कार्य के लिए, टैक्स कलेक्शन के लिए कि भाई आप बंगाल, बिहार, उड़ीसा से हमको टैक्स ला के दीजिए, पैसा ला के कलेक्ट करके दीजिए। तो 2 उप दीवान बनाए, आपका मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खान तथा बिहार के लिए राजा सिताब राय, ठीक है। तो मुर्शिदाबाद बंगाल के लिए किसको बनाया गया, मोहम्मद रजा खान को, और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्ति की गई। मोहम्मद रजा खान जो उप निजाम के रूप में भी कार्य करते थे। इस प्रकार समस्त दीवानी तथा निजामत का कार्य भारतीय द्वारा चलता रहा, यद्यपि उत्तरदायित्व कंपनी का ही था। तो बस आपको 2 चीज ध्यान रखना है, एक बंगाल के लिए बनाया गया था और एक बिहार के लिए। तो बिहार में थे सिताब राय और यहाँ पे थे रजा खान, मुर्शिदाबाद। क्वेश्चन नंबर 13, सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी प्रदान की कब, तो 12 अगस्त 1765 को, पहली संधि से ही कर दी, ठीक है। इलाहाबाद की दूसरी संधि अगस्त 1765 के अनुसार शाह आलम को अंग्रेजी संरक्षण में लिया गया। ये वही चीज लिखा हुआ है जो ऊपर का डिस्कशन है, ठीक है। और यहाँ पे देख लीजिए थोड़ा सा और इसमें ऐड है कि 1788 ईस्वी में शाह आलम द्वितीय का संपूर्ण जीवन आपदाओं से ग्रस्त रहा, उसे 1788 में अंधा कर दिया गया। शाह आलम द्वितीय के समय 1803 ईस्वी में दिल्ली पर अंग्रेजों का अधिकार हो गया। शाह आलम द्वितीय तथा उसके 2 उत्तराधिकारी अकबर द्वितीय 1837 और बहादुर शाह द्वितीय ईस्ट इंडिया कंपनी के पेंशन भोगी मात्र बन के रह गए। ये लोग कभी उतना शासन नहीं किए, खाली पेंशन भोगी लिए हैं। क्वेश्चन नंबर 14, मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता था कि उसके साम्राज्य की सीमा थी, साम्राज्य की सीमा कहाँ तक थी, तो बहादुर शाह जफर के बारे में कहा था उसकी साम्राज्य की सीमा क्या थी, इसमें देखिए स्टार मार्क है, ध्यान दीजिए यहाँ पर डिस्कशन पे। बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं बल्कि मुगल शासक शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी भाषा में यह कहावत प्रसिद्ध थी कि सल्तनत ए शाह आलम अज दिल्ली ताप आलम, अर्थात शाह आलम के काल में मुगल साम्राज्य सिकुड़ते सिमटते दिल्ली के लाल किले से पालम गांव तक रह गया था। बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न को निरस्त कर दिया है। तो बस आप इतना ध्यान रखिए कि शाह आलम द्वितीय के बारे में फारसी में कहा गया, बहादुर शाह जफर के बारे में नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15, देखिए ये सब स्पेशल क्वेश्चन है, आपको प्रीवियस ईयर एग्जाम में कम से कम PYQ जो है 60 से 70% आपको एग्जाम में आते ही हैं, तो इसे करना एकदम कंपलसरी है। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहाँ से, देखिए डायरेक्ट क्वेश्चन है, हिटेड क्वेश्चन है, शाहसुजा से। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था किससे, तो शाहसुजा से। अब इसका डिस्कशन देखिए। पंजाब अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, पंजाब जो है अहमद शाह अब्दाली के साम्राज्य का भाग था, परंतु 1773 ईस्वी में उसकी मृत्यु के पश्चात मुल्तान, कश्मीर इत्यादि कुछ छोटे छोटे भागों को छोड़कर शेष पर सिख मिसलों का अधिकार हो गया, ठीक है। उधर अफगानों के आंतरिक झगड़ों के कारण रणजीत सिंह को अपनी स्थिति दृढ़ करने का अवसर मिल गया। 1800 ईस्वी में अहमद शाह अब्दाली और पौत्र शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा। 1800 ईस्वी में क्या हुआ कि अहमद शाह अब्दाली का पौत्र जो था शाह शुजा काबुल की गद्दी पर बैठा, परंतु उसके भाई शाह महमूद ने शक्तिशाली बरकजई सरदारों फतह खां और दोस्त मोहम्मद की सहायता से उसे 1809 ईस्वी में विस्थापित कर दिया तथा स्वयं कश्मीर और पेशावर पर अधिकार कर लिया। इसी अवसर पर शाह शुजा ने काबुल का राज्य प्राप्त करने के लिए रणजीत सिंह से सहायता मांगी और उन्हें कोहिनूर हीरा
भेंट किया। तो ये रहा कहानी। क्वेश्चन नंबर 16, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहाँ पे बनाई? ऑप्शन नंबर ए श्रीरंगपट्टनम। ये बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। टीपू सुल्तान ने श्रीरंगपट्टनम को अपनी राजधानी बनाया और यहाँ जैकोबिन क्लब की स्थापना की। ये क्वेश्चन ही पूछता है कि जैकोबिन क्लब की स्थापना किसने की? ठीक है, तो टीपू सुल्तान। उसका सदस्य साथ ही उसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा। क्वेश्चन ये भी आया हुआ है, अभी आपको हो सकता है आगे मिले, कि वो कौन शासक था जिसने अपनी राजधानी में फ्रांस और मैसूर के मैत्री का प्रतीक स्वतंत्रता का वृक्ष रोपा? तो टीपू सुल्तान ने अपने समकालीन विदेशी राज्यों से मैत्री संबंध बनाने तथा अंग्रेजों के विरुद्ध उसकी सहायता प्राप्त करने के लिए अरब, कस्तुनतुनिया, आधुनिक इस्तांबुल बोलते हैं इसको, टर्की की राजधानी, काबुल और मॉरिशस में अपने दूतमंडल भेजे। ठीक है, ये भी क्वेश्चन है कि कस्तुनतुनिया किस देश का पुराना नाम है? 17 नंबर क्वेश्चन, अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? तो ऑप्शन नंबर सी टीपू सुल्तान। देखिए, एंग्लो मैसूर वार जो है 3 हुआ है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड। ठीक है, तो ये आपका थर्ड एंग्लो मैसूर वार का बात है, जो 1790 से 92 का अवसान श्रीरंगपट्टनम की संधि मार्च 1792 में खत्म हुआ। इस संधि में अंग्रेजों की ओर से कार्नवालिस, ठीक है, अंग्रेजों की तरफ से कौन थे? कार्नवालिस, तथा मैसूर से टीपू सुल्तान शामिल थे। इसके अनुसार टीपू को अपने देश का लगभग 1/2 भाग अंग्रेजों तथा उनके साथियों को देना पड़ा, साथ ही युद्ध के हर जाने के रूप में। ठीक है, युद्ध के हर जाने के रूप में देखिए, टीपू को 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना पड़ा। टीपू को जो है 3 करोड़ रुपए अंग्रेजों को देना था। श्रीरंगपट्टनम की संधि में यह शामिल था कि जब तक टीपू 3 करोड़ रुपए नहीं देंगे तब तक उनके 2 पुत्र अंग्रेजों के कब्जे में रहेंगे। कर्नवालिस ने इस संधि के बाद यह टिप्पणी की थी कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। तो ये स्टेटमेंट भी ध्यान रखना किसका है? कर्नवालिस का है, कि हमने अपने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया, कमजोर बना दिया तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया। आगे देखिए प्रश्न, क्वेश्चन नंबर 18, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? ठीक है, ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ? तो कैप्टन स्लीमैन। ध्यान रखना है आपको, अच्छा क्वेश्चन है। ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे। ठीक है, ठगों में हिंदू और मुसलमान दोनों धर्म के अनुयायी सम्मिलित थे, परंतु वास्तव में ये लोग काली, दुर्गा अथवा भवानी की पूजा करते थे। ठीक है, ध्यान रखना है कि ये लोग वास्तव में क्या करते थे? काली, दुर्गा और भवानी की पूजा करते थे तथा प्रायः अपने शिकार का सिर काट कर देवी के चरणों में बलि के रूप में चढ़ा देते हैं, जो कि आज भी है। जादू टोना, काला जादू का ये सब आज भी प्रचलन है, अभी उतना कम नहीं हुआ है। उन्हें विश्वास था कि उनका यह धंधा विधि का विधान है तथा उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी होती थी। सती के प्रश्न पर तो कुछ मतभेद था, किंतु ठगी के विषय में समस्त जनता ने सरकार का समर्थन किया। लॉर्ड विलियम बेंटिक ने कैप्टन स्लीमैन को ठगों के विरुद्ध कार्रवाई करने के लिए नियुक्त किया। उसने लगभग 1500 ठगों को बंदी बना लिया, अनेक ठगों को फांसी दी गई, शेष को आजीवन निर्वासित कर दिया गया, कारावास में डाल दिया गया और 1837 के पश्चात संगठित रूप से ठगों का अंत हो गया। अगर गवर्नर जनरल पूछे आपसे तो विलियम बेंटिक और ऐसे कैप्टन स्लीमैन। क्वेश्चन नंबर 19, बंगाल में द्विशासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई? तो रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। ठीक है, द्वैत प्रणाली किसके द्वारा? रॉबर्ट क्लाइव के द्वारा। द्वैत शासन की शुरुआत बंगाल में क्लाइव के समय 1765 में हुई थी। कब हुई थी? ध्यान रखना है आपको, बंगाल में जो है द्वैत शासन की शुरुआत क्लाइव के द्वारा कब हुई थी? 1765 ईस्वी में हुई थी। वारेन हेस्टिंग्स के कार्यकाल में 1772 ईस्वी में कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स ने दोहरी शासन प्रणाली को समाप्त करने का निर्णय लिया तथा कलकत्ता परिषद एवं उनके प्रधान को आज्ञा दी कि वे दीवान बने और बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा के प्रबंध को अपने हाथों में ले लें। वारेन हेस्टिंग्स ने दोनों उपदीवानों मोहम्मद राजा और राजा सिताब राय, ये ध्यान रखना, राजा सिताब राय बिहार के उपदीवान बने थे और मोहम्मद राजा मुर्शिदाबाद बंगाल के उपदीवान बने थे। ठीक है, तो इसको यहाँ से पदच्युत कर दिया, हटा दिया। द्वैत शासन का जनक किसे माना है? ये तो क्वेश्चन है। ठीक है, सर लियोनिल कार्टिस को। यहाँ पे ध्यान रखना है कि ऑप्शन ए में ही रॉबर्ट क्लाइव है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। बंगाल में द्वैत शासन का जो है लागू किया था रॉबर्ट क्लाइव, लेकिन जनक माना जाता है सर लियोनिल कार्टिस को। ठीक है, आगे देखिए, सर लियोनिल कार्टिस को द्वैत शासन का जनक माना जाता है। इसमें दीवानी और विजारत यानी कानून व्यवस्था क्या बोलते थे? विजारत की जिम्मेदारी अलग कर दी गई थी। ठीक है, प्रश्न संख्या 21, भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय बिछाई गई थी? लॉर्ड डलहौजी। ये तो बहुत ही फेमस क्वेश्चन है। भारत में रेल निर्माण की दिशा में प्रथम प्रयास ब्रिटिश गवर्नर लॉर्ड डलहौजी द्वारा किया गया। प्रथम रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बंबई से ठाणे के बीच डलहौजी के समय बिछाई गई थी। दूसरी रेलवे लाइन 1854 ईस्वी में कलकत्ता से रानीगंज के बीच बिछाई गई थी। तो ध्यान रखना है, पहला रेलवे लाइन ब्रिटिश गवर्नर जनरल डलहौजी के शुरू किया गया था
और पहला रेलवे लाइन 1853 ईस्वी में बम्बई से थाने, ध्यान रखना है पुणे नहीं है, पुणे कभी कभी ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए डालता है, तो मुंबई से थाने के समय बिछाई गया। दूसरी रेलवे लाइन 1854 में कलकत्ता से रानीगंज, मिशन रानीगंज, वहाँ पे आप जानते हैं कि बहुत सारे मजदूर फंस गए थे खनन में। 22 नंबर, मुंगेर का बरहियाताल विरोध का उद्देश्य क्या था? तो बकासत भूमि की वापसी की मांग थी, बकासत भूमि की वापसी की मांग थी। ऑप्शन में देखिए मुस्लिम जमींदारी और वर्ग युद्ध की शुरुआत है, तो इसका आंसर हो जाएगा बकासत। मुंगेर में बरहियाताल विरोध का उद्देश्य बकासत भूमि की वापसी की मांग था। यह आंदोलन वर्ष 1936 से 38 में कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 23, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर सी कैनिंग था। 1857 में कैनिंग। 1857 के विद्रोह के समय भारत का गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 ईस्वी तक था, ठीक है ना, 56 से 62 तक 6 साल। लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल था, ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का पहला वायसराय था। तो ये भी ध्यान रखना है आपको कि लॉर्ड कैनिंग भारत में कंपनी द्वारा नियुक्त अंतिम गवर्नर जनरल तथा ब्रिटिश सम्राट के अधीन नियुक्त भारत का प्रथम वायसराय था। आगे देखिए प्रश्न संख्या 24, अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूसों से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया? ऑप्शन नंबर बी दिसंबर 1856 में शामिल किया गया, ठीक है। आगे देखिए यहाँ पे दिसंबर 1856 में सरकार ने पुराने लोहे वाली बंदूकें ब्राउन बेस के स्थान पर न्यू एनफील्ड राइफल का प्रयोग का निश्चय किया। इन राइफलों में दमदम, अम्बाला, सियालकोट में बने चर्बीयुक्त कारतूसों का प्रयोग किया जाना था, जिसमें गाय और सुअर की चर्बी लगी होती थी, ठीक है। तो कब शामिल किया गया था? दिसंबर 1856 में। आगे देख लीजिए इसका, इस नई राइफल में कारतूस के ऊपर भाग में को जो है आपके ऊपर वाला जो भाग था इसको मुंह से काटना पड़ता था। जनवरी 1857 में बंगाल सेवा में यह अफवाह फैल गई कि चर्बी वाले कारतूस में गाय और सुअर की चर्बी है। सैनिक अधिकारियों ने इस अफवाह की जांच किए बिना तुरंत इसका खंडन कर दिया, किंतु सैनिक को विश्वास हो गया कि चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग उनके धर्म को भ्रष्ट करने का एक निश्चित प्रयत्न है, और यही कारतूस 1857 के विद्रोह का तत्कालिक कारण बना। 25 नंबर प्रश्न देखिए, 1857 विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? बिहार में नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया। यहाँ पे देखिए 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह, आप जानते हैं कि बिहार से नेतृत्व कुंवर सिंह के द्वारा किया गया था। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध विद्रोह का झंडा बुलंद किया, प्रकृति ने उन्हें अदम्य शौर्य, वीरता और सेनानायक आदर्श गुणों से मंडित किया था। इसी कारण उन्हें सही रूप से विद्रोह के दौरान बिहार का सिंह माना जाता है। उन्होंने शाहाबाद जिले में अंग्रेजों की सत्ता और तख्ता पलट दिया और अपनी सरकार स्थापित की। वह कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद हेतु कल्पी की ओर आगे बढ़े। वह विद्रोह की मशाल को रोहतास, मिर्ज़ापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक ले गए, जहां उनका अत्यंत सम्मानपूर्ण स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में उन्होंने अपने गृह नगर जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह पराजित किया। इसी युद्ध के दौरान कुंवर सिंह बुरी तरह घायल हो गए और 26 अप्रैल 1858, ये डेट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखना है, ठीक है। ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक ना, ये डेट आपके लिए इम्पोर्टेंट है। 26 अप्रैल 1858, ठीक है। 26 अप्रैल 1858 को उनकी मृत्यु हो गई। उनकी मृत्यु के बाद उनके भाई अमर सिंह ने दिसंबर 1857 तक अंग्रेजों के विरुद्ध संघर्ष जारी रखा। तो ये डेट आपको याद रख लीजिए, 26 अप्रैल 1858। आगे देखिए 26 नंबर क्वेश्चन, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्व किसने किया? ऑप्शन सी कुंवर सिंह ने। तो वही चीज़ लिखा हुआ उपरोक्त व्याख्या देखिए। 27 नंबर क्वेश्चन, जगदीशपुर के किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव यानी कि विद्रोह में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया? ऑप्शन ए कुंवर सिंह। डिस्कशन में वही चीज़ है, सेम टू सेम। प्रश्न संख्या आ जाइए अब 28। कुंवर सिंह राजा थे, कहाँ के राजा थे? जगदीशपुर के। बिहार के शाहबाद जिले के जगदीशपुर ग्राम में 1782 में जन्मे कुंवर सिंह ने जगदीशपुर की जमींदारी संभाली थी। जगदीशपुर से उन्होंने ही 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया था। 26 अप्रैल 1858 को इसकी मृत्यु हो गई। 26 अप्रैल 1858 को इनकी मृत्यु हो गई। 1857 के विद्रोह के समय इनके अदम्य साहस, वीरता और कुशल सेनानायक के कारण इन्हें बिहार का सिंह कहा गया। इन्हें कहा गया बिहार का सिंह। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर 29। 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित है? ऑप्शन नंबर बी जगदीशपुर से, ठीक है। 30 नंबर क्वेश्चन, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट हो गए हैं। कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह को किस जगह शामिल किए गए थे? आरा जगदीशपुर।
25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। हालांकि आप देखेंगे कि बीपीएससी जब भी क्वेश्चन पूछा है थोड़ा सा ट्रिकी पूछा है, कभी कभी ऑप्शन में दानापुर भी रहता है, पटना भी रहता है, आरा भी रहता है, तो करेक्ट आंसर दानापुर ही होगा। यहाँ पर ध्यान दीजिए 25 जुलाई 1857 को दानापुर में सैनिकों के 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया। 26 जुलाई को ये सैनिक आरा पहुंचे, यहाँ कुंवर सिंह ने इनका नेतृत्व स्वीकार किया। इस प्रश्न का उत्तर बिहार लोक सेवा आयोग ने पटना माना है, जबकि सही उत्तर आरा होना चाहिए। ठीक है। 31 नंबर, इनमें से किसने 1857 के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? ऑप्शन ई। ईस्ट इंडिया कंपनी ने राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक तथा धार्मिक कारणों के फलस्वरूप 1857 का विद्रोह प्रारंभ हुआ। लखनऊ में इस विद्रोह का प्रारंभ जून 1857 में हुआ। यहाँ पर इस विद्रोह का नेतृत्व बेगम हजरत महल ने किया। कानपुर में इस विद्रोह का नेतृत्व नाना साहब के द्वारा किया गया। और फैजाबाद में ध्यान दीजिए, फैजाबाद में विद्रोह का नेतृत्व मोहम्मद अब्दुल्लाह ने दिया था, जबकि बहादुर शाह जफर अंतिम मुगल बादशाह की पत्नी बेगम जीनत महल ने अप्रत्यक्ष रूप से इस विद्रोह में भाग लिया था। इस प्रकार दिए गए विकल्पों में सभी विकल्पों में सबसे उचित विकल्प ई होगा, एक से अधिक। क्वेश्चन नंबर 32, पटना के 1857 के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? ऑप्शन नंबर बी, राजपूत कुंवर सिंह। वैसे डिस्कशन में लिखा हुआ है। 33 नंबर देखिए, 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक केंद्र रहा कौन सा? जगदीशपुर। डिस्कशन में वही चीज़ लिखा हुआ है। 34 नंबर आ जाइए, जगदीशपुर के राजा थे कौन थे? कुंवर सिंह थे। 35 नंबर क्वेश्चन, कुंवर सिंह 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया? ऑप्शन नंबर सी, बिहार से किया। बिहार में कहाँ से? आरा से। ठीक है। 1857 के विद्रोह का नेतृत्व आरा की विशाल रियासत के वृद्ध राजपूत जमींदार कुंवर सिंह ने किया था, जो शीघ्र ही पटना के समीप दानापुर, छोटा नागपुर, रांची, पलामू आदि सहित बिहार के कई भागों में फैल गया। कुंवर सिंह ने लंबे समय तक बहादुरी और उत्साहपूर्वक अंग्रेजों का संघर्ष किया और लगभग 10 माह लंबी सफल लड़ाइयों के बाद युद्ध में प्राप्त घावों के कारण 26 अप्रैल 1857 को शहीद हो गए। ठीक है। तो यहाँ तक 35 नंबर क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगले सेशन में हम लोग 35 क्वेश्चन के आसपास ही टारगेट रखेंगे या फिर 35 प्लस। ठीक ना। तो इस सेशन को यहीं पे रुकते हैं। कल हम लोग 36 से लेकर 70 नंबर तक क्वेश्चन कर लेंगे। 35 का सेशन ही ठीक है, ताकि वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा ना हो, लेंदी ना हो। तो इसी के साथ देखते रहें जीएस स्पिरिट। ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।